जीना ही जिंदगी है वो उस वक्त कहानी संग्रह है। कहीं से प्रेरित हैं वो सत्य घटनाओं पे हैं या वो एक आपकी अपनी कल्पनाओं से हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो जो मैंने देखा, जो मैंने जिया, जो मैंने झेला, जो मेरे सामने घटा, जिससे होकर मैं गुज़रा हूँ, उसको मैंने लिखने की कोशिश की। आपकी चुनौती किसको, हरक सिंह रावत आए कि हरीश रावत आए मैदान में? चर्चा ही नहीं करता। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं फहीम तन्हा और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इससे अलग हटकर एक पहलू है वो साहित्यकार भी हैं। उनकी तमाम किताबें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं। तो ज्यादा तारुफ की औपचारिकता में नहीं रहते हैं, बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा टाइम्स के डिजिटल में। आप साहित्यकार हैं, हमने बात वो जो पहलू बहुत जोर देकर के कहा है, हम उसी से चर्चा शुरू करते हैं। आपकी भी दो नई किताबें आई हैं, तो सुप्रभात जिंदगी और जीना ही जिंदगी है। दोनों में जिंदगी है, फर्क क्या है? एक वैसे जो बात है, एक कहानी संग्रह है और एक कविता संग्रह है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे इन किताबों के बारे में कि जिंदगी को लेकर के किस तरह से आपने फलसफा इसमें दिया है? जिंदगी को लेकर के कहीं मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने उपन्यासों को लिखा है, कहानियों को लिखा है, कविताओं को लिखा है, गीत को लिखा है। लेकिन जो विशेष करके सुप्रभात जिंदगी और जीने का नाम जिंदगी, दोनों आपने कहा कि ये जो आए हैं, सुप्रभात जिंदगी में मेरी सुबह सुबह जो होती है, उसमें मैंने उन कविताओं को लिखा जो उस दिन का मेरे मन के अंदर प्रातः काल का जो विचार आया, उसको सुप्रभात जिंदगी को, उसमें भी दिनांक वाइज जो है मैंने एक अभियान दिया कि इस महीने, इन 2-3 महीनों में मैं सुप्रभात जिंदगी लिखूंगा। सुबह का जो विचार आया उसको इधर उधर जाने नहीं दूंगा, बल्कि कविता में लाऊंगा। कहते हैं कि सुबह के जो विचार होते हैं बहुत फ्रेश होते हैं, नेचुरल होते हैं और मन से निकलते हैं। और इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा। सुप्रभात जिंदगी आपको बहुत आनंद आएगा। जीना ही जिंदगी वो कई भाषाओं में अनुवादित हो रही है और वो केवल सुबह का केवल विचार ही नहीं है, वो जीवन है। और वो जीवन लगभग सबके साथ ऐसे घटता होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का मन कुछ ना कुछ सोचता है, विचारता है, उन परिस्थितियों से गुजरता है। तो जो भी उसको पढ़ेगा उसको लगेगा कि मेरी ही बात है। जीना ही जिंदगी है वो उस वक्त कहानी संग्रह है। कहीं से प्रेरित हैं वो सत्य घटनाओं पे हैं या वो एक आपकी अपनी कल्पनाओं से हैं? देखो, मैंने कल्पना करने का तो मुझे अवसर ही नहीं मिला जिंदगी में। मुझे कभी अलग बैठ करके मैं कुछ कल्पनाएं करूं, कहाँ फुर्सत थी। तो मेरी जिंदगी में तो जो मैंने देखा, जो मैंने जिया, जो मैंने झेला, जो मेरे सामने घटा, जिससे होकर मैं गुजरा हूँ, उसको मैंने लिखने की कोशिश की। किस तरह से प्रेरणा देंगी? और इसलिए जो ये कहानियां हैं जी, इसमें 95% सच्ची घटनाएं, केवल स्थान और पात्र मेरे बदलते हैं, ताकि मैं उनको जो मेरे सामने घट रहा है, जो मुझे उद्वेलित कर रहा है लिखने के लिए, वो सही घटनाओं के आधार पर ही होता है। और इसलिए जीने का नाम जिंदगी, जीना, विवेकानंद ने कहा है कि संसार कायरों के लिए नहीं है। यदि जीना है तो जीवटता चाहिए, जीना है तो जिजीविषा चाहिए, जीना है तो हर चुनौती का मुकाबला करने की ताकत चाहिए, जीना है तो चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करने की हिम्मत चाहिए। और मेरी जो वो कहानियां हैं वो यही बताती हैं कि जीने का नाम जिंदगी, जिंदगी नहीं तो ढो रहे हैं आप, जिंदगी जी नहीं रहे हैं। जिंदगी जीना और जिंदगी को ढोना दोनों अलग है। जो जीवंतता के साथ संघर्ष करके जीवन का आनंद लेते हैं वो जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो लोग भटक जाते हैं, निराशा की चपेट में आ जाते हैं, वो फिर जिंदगी को अपना ढोते हैं। बस मैंने ये कोशिश की अपनी रचनाओं से कि लोग जिंदगी को जिए। संकट किसके सामने नहीं है, परेशानी कौन आदमी है दुनिया में। समाज में कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण खोजना, उनको पार पाके, उन चुनौतियों को पार पाके आगे बढ़ने की बात होती है। आपके जो लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार, उसमें इस समय आपदा की स्थिति काफी हिस्से में, लक्सर और उस तरफ का हिस्सा जो है, खानपुर का हिस्सा,
वहाँ लोग उस जीवटता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि काफी लोगों का नुकसान हुआ। किस तरह से उस आपदा को देख रहे हैं वहाँ आप? ने आपका हालांकि वहाँ काफी नुकसान जो हुआ है उसका आकलन करने की बात हो रही है। देखिए, इस समय तो पूरे देश के अंदर में चाहे सोता हूँ, चाहे हिमाचल हो, जो पूरी हिमालय बेल्ट के जितने भी राज्य हैं वो तो थे ही, लेकिन गुजरात सहित तमाम देश के विभिन्न, जो महाराष्ट्र है, तमाम देश के राज्य इस भारी वर्षा से, अतिवृष्टि से और तमाम प्रकार की आपदाओं से गुजर रहे हैं। और मेरा उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। हरिद्वार में क्या है कि गंगा जब पानी बढ़ता है, गंगा का जब स्तर बढ़ता है तो वो तटबंध को तोड़ करके गांव में घुस जाता है, मेरी किसानों की फसल बर्बाद कर देता है, गन्ना की फसल खत्म हो जाती है और जो खेत हैं वो बह जाते हैं। तो भी मैं सोचता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के लोगों में बहुत जीवटता है, वो पूरी जीवंतता के साथ इन मुश्किलों का मुकाबला करते हैं। और हरिद्वार के लोगों को भी मैंने देखा है। मैं 2010 में जब मुख्यमंत्री था, तभी जब 2010 में सारा गंगा का पानी इधर आ गया था, छतों से हमने हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया था। और किसी तरीके से मतलब गांव में नाव से हम जा रहे थे। तो उसी ढंग की कठिनाइयाँ कमोबेश इस समय भी आए, लेकिन सरकार की सक्रियता और लोगों की जीवटता और भारतीय जनता पार्टी की लोगों की कर्तव्यनिष्ठता ने मिलकर के इस संकट से लोगों को उबारा है। और सरकार भी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। मुझे भरोसा है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार के उस क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया है। उन किसानों को और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दिया है। और अभी केंद्र की टीम आ रही है। आज ही मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि केंद्र की जो टीम आ रही है उसमें भी हमारे लोग देखेंगे पूरा जितना भी नुकसान हुआ है, और उसमें भी हम आशा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको निश्चित रूप में मदद करे। लेकिन आप दौरा कर पाए सब जगह का? जरा कि आप मैं डे 1 से लगातार, कोई स्थान लगभग नहीं होगा जहाँ ज्यादा संकट आया, उन सभी स्थानों पर मैं गया। क्योंकि ऐसे समय पे आपदा आई है कि अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्षेत्र में भी जाना है, लोगों के बीच में बात भी करनी है, कहीं किस तरीके की कोई नाराजगी ना हो, चीजों को भी ध्यान रखना है, चुनाव की तैयारी हो रही है। देखिए, हमने कभी इन चीजों को चुनाव से नहीं जोड़ा, क्योंकि मैं पीछे मेरा राजनीतिक 40 वर्षों का जो मेरा राजनीतिक जीवन है, मैंने कभी भी बोर्ड से नहीं जोड़ा। लोगों की जो जीवन जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अकलुषित मन से पूरी ताकत और निष्ठा से और समर्पण के साथ कैसे समाधान कर सकते हैं, यह हम लोगों का हमेशा रहा है। दूसरी बात क्या होता है, जब लोग संकट में रहते हैं तो उसमें गुस्से में रहते हैं, परेशानियों में निश्चित तौर पर तो उस समय हमारा अभिनंदन थोड़ी करेंगे। और फिर हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो हम लोगों का भरोसा हम पर जरूर है कि यदि ये आए हैं तो काम जरूर होगा, क्योंकि हमने अचानक भरोसा नहीं बढ़ा लोगों का हम पर। हमको उन्होंने इतने वर्षों से देखा है, हमको मंत्री के रूप में देखा है, मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, केंद्र के मंत्री के रूप में देखा है, आम जनता से जुड़ करके खड़े होकर के उसकी समस्याओं के समाधान करते हुए रात दिन खपते हुए देखा है। हैट्रिक के लिए कितनी उम्मीद है? क्यों हैट्रिक? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, चुनाव में आप जा रहे हैं, पार्टी ने भी जिम्मेदारी दी है, उन क्षेत्रों में भी जाना है जहां से कांग्रेस के विधायक इस समय वर्तमान में है, बीजेपी के हार गए थे। यदि वोट बैंक को और बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो कितनी उम्मीद है और किस तरह की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये उत्तराखंड है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से बहुत अपार स्नेह है, उनका भी लगाव है। तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये गढ़ है, ये 5 की 5 सीटें ऐतिहासिक रूप में जीतेंगे। जहां तक आपने हरिद्वार का विषय बताया, हरिद्वार तो बीजेपी का ऐसा गढ़ हो गया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है हिलाने की। इस जिला पंचायत के चुनाव ने साबित कर दिया कि जो छोटे मोटे जो गड्ढे थे उनको भी फाड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि 30 साल 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जहां हमारे एक बार भी जिला पंचायत 30 साल में एक बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना था, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नहीं बना था। 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉकों में से एक भी ब्लॉक पर नहीं बना था।
वहाँ इस समय हमने जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनाया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निर्विरोध बनाया, 6 के 6 ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक प्रमुख सब निर्विरोध चुन गए, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध चुन के आए, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख भी निर्विरोध चुन के आए और 70% ग्राम सभाएं भी ग्राम प्रधान भी हमारे साथ है। और जो बच्चे पूछे हैं वो भी सब आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो आएंगे, कार्यकर्ता तो पहले हमारे पास आते हैं। लेकिन हरीश रावत तो कह रहे हैं गढ़ इस बार टूटने वाला है, वो तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा हरिद्वार से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो। हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं, क्या दिक्कत है? आसान कौन रहेगा? हरक सिंह रावत भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो हरक सिंह रावत आसान रहेंगे, हरीश रावत आसान रहेंगे, आपके लिए किससे लड़ाई आपकी आसान रहेगी? हम आसान की तो बात ही नहीं करते, हम काम करते हैं, वो जिसको भी लेकर के आ जाए। आपकी चुनौती किसको, हरक सिंह रावत आए कि हरीश रावत आए मैदान में? दोनों पर चर्चा ही नहीं करता। मैं तो कांग्रेस पे ये कहना चाहता हूँ, जिसको उनको जिस पर ज्यादा भरोसा उसको लेकर आ जाए। हरिद्वार की जनता बताएगी कि लोगों का मन कहाँ खड़ा है। पार्टी के अंदर से कोई चुनौती, क्योंकि त्रिवेंद्र जी रावत जी का भी नाम इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि वो तैयारी में है, फिर मदन कौशिक भी तैयारी में है, तो पार्टी के अंदर से कोई चुनौती मिलेगी? सबका नाम चर्चा में रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए साहब? जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, हमारे विधायक है, कार्यकर्ता है, पूर्व मुख्यमंत्री, सबका नाम रहना चाहिए। किसी ने एक ने वो थोड़ी लिखा है या पट्टा, सबका नाम रहना चाहिए कि सब चुनाव लड़ सकते, नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ तो 18 वर्ष पार करके जो बीजेपी का सदस्य होगा वो चुनाव लड़ सकता है, क्या दिक्कत है? आप अपने कामकाज को लेके कितना मुतमईन है? 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, आपने लंबा काम किया है वहाँ। एक छोटा सा उदाहरण जी दे दिया है। जी, मेरे कामकाज का उदाहरण ही है वो, मेरी संगठन की मजबूती और निशंक जी के कामकाज का उदाहरण है वो, जिसको मैंने अभी आपको कहा कि एक तरफा गढ़ बन गया भारतीय जनता पार्टी का हाथ। 5 सीटें बीजेपी पे जाने की बात है। इसके अलावा देश भर में क्या स्थिति रहने वाली है आपको लगता है? क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है, 21 वर्सेस 38 की बात हो रही है, किस तरह से उसको देखते हैं आप? इंडिया जो उनका अलायंस देखता हूँ, आप भी देखते हैं जी। जिस बात को मैं कह रहा हूँ, आप क्योंकि पत्रकार हैं इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में है, जो जनता के मन में है। जो कहीं का ईद, कहीं का रोड़ा, बानमती का कोनवा जोड़ा कितने दिन रहने वाला है? ये सुबह इसको गाली देते हैं, शाम को साथ बैठ जाते हैं। अभी देखा आपने कितने महत्वपूर्ण बिल पास हुए, ये सब नदारत है, इसके बारे में विचार करते हैं। ये जितने बिल पास हुए अरे उस पर चर्चा करते, लेकिन जहाँ केजरीवाल का विषय आया वो उनका नाराज ना हो जाए, सब इकट्ठा होकर के और चर्चा करने पर आ गए वहां पर। ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा है, देश की जनता इसको देख रही है मणिपुर, और इसलिए ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता ने मन बना दिया कि नरेंद्र मोदी को उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है और लोगों ने मन बना दिए जी। अब ये कुछ भी कर ले, लोगों के मन, बच्चे बच्चे का भी मन पूरे देश के अंदर बन गया, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। सदस्यता को लेकर तो बात कहेंगे? सदस्यता को लेकर मोदी क्या टिप्पणी कर दी? कोर्ट ने उनको सजा का आदेश दिया, सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी कोर्ट का कुछ आदेश और दिया, तो गवर्नमेंट तो कोर्ट के आदेश, हम कोर्ट को अब मानना तो कांग्रेस ने की है, हमने कब किए? हमने तो कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसको क्रियान्वित करते हैं, तो उसमें इतने उत्साहित होने की उनको जरूरत क्या है? राहुल गांधी तो तभी सदस्य थे जब बोलते थे कि यदि मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, और देखा तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। क्या भूचाल आया, क्या प्रलय आपने वो कर दिया? इसलिए कांग्रेस ये भटकने वाली, जब होता क्या है, जब किसी दिया जब बुझता है ना तो उसकी लाश में ज्यादा पकता है ऐसे ऊपर तक। तो कई बार यदि आपने सक्रियता नहीं दिखाई और सचेत नहीं रहे तो कभी किसी के कपड़े भी जला देता है। ये हाल इस समय कांग्रेस के हो रखे। जब चुनाव होते हैं तो राज्य सरकार का भी, लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, लेकिन राज्य सरकार के कामकाज को उसमें ध्यान रखा जाता है, परफॉर्मेंस को लेकर के भी केंद्र का भी नजर है राज्य सरकार की। आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी किस दिशा में अभी जाने का समय है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में
वक्त है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है, कुछ तय हुआ, आपका मुख्यमंत्री से भी बात हुई है? मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार भी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री का जो संरक्षण मिल रहा है और वो किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं। उधर केंद्र के कार्यों से तो लोग खुश हैं, राज्य सरकार के कामों से भी लोग खुश हैं, और इसलिए उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों में बहुमत से हम जीत कर आए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने राजनीति को लेकर के बात की और अपने साहित्य पक्ष को लेकर के भी हमसे बात की।